जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित वोटर हैं और ये यूपी की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। जिन साथ में आगरा में बीजेपी ने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया और इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। साथ ही इसी चुनावी मंच से सीएम योगी ने आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने का ऐलान भी किया। अब आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। आपको इसी पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद भी हमारा जो समाज दबा हुआ था, वंचित था, समाज की मुख्य धारा से अपने आप को विकसित महसूस करता था, आज उसे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासन काल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रखकर। कल आगरा में मेट्रो का शुभारंभ हुआ तो आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। पहले आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन, अब भीमराव अंबेडकर मेट्रो स्टेशन। यानी दलितों के बीच संदेश देने के लिए पहले अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया, तो अब आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। आगरा वासियों को कल हम मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सम्मेलन के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश में है, क्योंकि कभी दलित वोट बैंक पर एक छत्र राज करने वाली मायावती की पकड़ दलित वोट बैंक पर ढीली पड़ गई है, तो अब उसी वोट बैंक को झटकने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े योद्धा मैदान में हुंकार भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब उन 24 सीटों पर मंथन चल रहा है जहां इस बार नया प्रयोग होना है। प्रयोग इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चुनावी मैदान में कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मेरठ में अभिनेता अरुण गोविल को टिकट दिया जा सकता है। अरुण गोविल की पहचान रामायण में राम के किरदार से होती है, तो वहीं मेरठ से कुमार विश्वास के नाम की भी चर्चा चल रही है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं रायबरेली में मनोज पांडे को मौका दिया जा सकता है। मनोज पांडे अखिलेश यादव के बागी विधायक हैं। बात मैनपुरी की करें तो यहां जयवीर सिंह संभावित प्रत्याशी हैं, जिसके जरिए एसपी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी है। यानी ये तो तय है कि बीजेपी 24 सीटों पर नया प्रयोग करने की तैयारी में है। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से किस पर फाइनल मुहर लगेगी ये फिलहाल तय नहीं। दिखाते हैं इसी पर आपको एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 80 फतह का फॉर्मूला लॉक हो चुका है। बीजेपी ने उन 24 सीटों पर भी प्रत्याशी तय कर लिए हैं, जहां अब तक मंथन चल रहा था, क्योंकि ये वो 24 सीटें हैं जहां 24 के चुनाव में भगवा लहराने की पुरजोर कोशिश हो रही है। और ये वही 24 सीटें हैं जहां कई मौजूदा सांसदों का पत्ता कटने वाला है। बीजेपी ने 24 सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल बनाया है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ नए चेहरों को फाइनल किया जा रहा है। बात मेरठ की करें तो यहाँ अभिनेता अरुण गोविल या कुमार विश्वास को मौका मिल सकता है। गाजियाबाद से अनिल अग्रवाल या अनिल जैन का नाम संभव है।
रायबरेली में एसपी से आए मनोज पांडे के नाम की चर्चा है। कैसरगंज सीट पर बृजभूषण सिंह की पत्नी या बेटे को टिकट मिल सकता है। बरेली में स्वतंत्र देव सिंह या फिर महापौर उमेश गौतम के नाम की चर्चा है। फिलहाल ये सभी नाम संभावित हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों पर दांव लगाने के मूड में है। चर्चाओं के आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मेरठ, प्रयागराज, बरेली में और खासकर जो बलिया की लोकसभा सीट है, इनमें नए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने इन सीटों पर नामों का पैनल तैयार कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो ये तय हो गया है कि लगभग इन 24 सीटों में आधा दर्जन सीटों पर प्रत्याशियों को बदला जा सकता है, यानी कि नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां मौजूदा सांसदों के अलावा नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। पीलीभीत में बलदेव औलख या जितिन प्रसाद को मौका मिल सकता है। गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा का नाम संभव है। ये सारी सीटें जो होल्ड है, इन पे चिंतन मंथन की प्रक्रिया वाली ये सीटें हैं। इसमें जैसे रीता बहुगुणा जोशी पहले ही कह रही थी कि हम 2024 नहीं लड़ना चाहते, हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए विधानसभा का, या बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो एक विवाद चल रहा है वो एक कारण बना हुआ है। मेनका और वरुण गांधी को लेकर एक अलग इशू पैदा है कि वो रहेंगी। उसमें चर्चा ये है कि मेनका गांधी जी ने कहा कि हम हमारे बेटे को टिकट जरूर दीजिए, हमें भले न दीजिए। तरह तरह की बातें आ रही सामने। यानी बीजेपी की बची सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ ऐसे नाम अब सामने आ चुके हैं जिन्हें बीजेपी इस बार मौका देने वाली है, क्योंकि 80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट फाइनल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अब तक उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धीरे धीरे चुनावी मैदान छोड़ने में लगे हैं। ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अपनी सीट से भी कईयों का मोह भंग हो चुका है। अमेठी और रायबरेली से भी कांग्रेस की दूरी साफ देखी जा सकती है। अब तक इन दोनों सीट पर भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ की 5 सीटों पर भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से दावेदारी नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि कैंडिडेट्स के अभाव में प्रत्याशियों की लिस्ट में देरी हो रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग कभी भी आदर्श आचार संहिता का ऐलान कर सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों और रणनीति को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। कांग्रेस के बड़े नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे, गांधी परिवार के सदस्य कहां से चुनाव लड़ेंगे, यहां तक कि अमेठी और रायबरेली सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर भी परिस्थितियां साफ नहीं की गई हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। सुप्रिया श्रीनेत, पीएल पुनिया नहीं लड़ना चाहते। अपनी सीट पर भी खुद नहीं लड़ना चाहते। दरअसल बीजेपी इसलिए कांग्रेस पर हमलावर है क्योंकि अभी तक अमेठी रायबरेली के प्रत्याशी तक नहीं तय हो पाए हैं। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस और कितना गिरेगी। इनकी सीटें तो गिर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका अपना स्तर भी गिर रहा है। ये कभी इतनी सीटें नहीं जीत पा रहे कि इनका नेता प्रतिपक्ष भी बन पाए। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। दिल्ली में 2 राउंड स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन बड़े नेताओं के कन्नी काटने से दावेदारों के नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहे। नहीं, थोपने का कहीं किसी पर सवाल नहीं है। मैंने कहा ना कि
टिकट वितरण के मामले में विशेषकर पार्लियामेंट में हाईकमान को अधिकार है और जो भी निर्णय हाईकमान का होगा सबको मान्य होगा। ठीक है, किसी की मनाही होगी, किसी की हाँ होगी। यानी यूपी से उत्तराखंड तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का चुनाव से मोह भंग हो चुका है और नए नेताओं को लोकसभा चुनाव में झोंका नहीं जा सकता। तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, अब ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओम प्रकाश राजभर राजनीति में अपने अलग ही अंदाज और बड़बोले बयान के लिए मशहूर है, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा बनते ही राजभर के अंदर ठसक भी आ गई है। राजभर अब खुद को गब्बर सिंह बता रहे हैं और खुद की तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे जब राजभर चुनावी मंच पर सवार हुए तो दारोगा, एसपी, डीएम और डीजीपी तक की हैसियत बताने लगे। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, राज्यपाल का अभिवादन कर रहे थे, सीएम योगी का धन्यवाद कर रहे थे और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन 2 दिन बाद जब राजभर चुनावी मंच पर सवार हुए तो अचानक राजभर के वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। आप शोले फिल्म देखे हो? शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। मंत्री बनने के बाद राजभर खुद को सबसे पावरफुल समझने लगे, खुद की जुबान से खुद की वाहवाही लूटने लगे और ठसक में कार्यकर्ताओं को कहने लगे, पीला गमछा डालकर थाने जाओ और बोलो मंत्री जी ने भेजा है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। राजनीति में अपने अनोखे अंदाज और बड़बोले बयान के लिए फेमस ओपी राजभर अब मंत्री जी बन गए हैं। विधायक और अपनी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पहचान रखने वाले राजभर के नाम से मंत्री जुड़ गया है, लेकिन इस मेहरबानी को वो पचा नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैंने एकदम ललकार कर कहा था कि मंत्री बनूंगा और फिर बनकर भी दिखा दिया। आज जो पावर सीएम के पास है, वही पावर राजभर के पास है। अब मैं शोले फिल्म का गब्बर सिंह हूँ। हमने कहा था मंत्री बनूंगा, बोलो कहा था कि नहीं? ललकार के कहा था कि मंत्री बनूंगा। मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन मंत्री बनूंगा और बन के दिखा दिया। बोलो इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, 2 लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पावर कहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। कल आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठ करके ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे। खैर, राजभर अब मंत्री बन चुके हैं और लोकसभा चुनाव में घोसी सीट पर अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी भी घोषित कर चुके हैं। ऐसे में अब उनकी नजर कहीं और टिक सकती है, क्योंकि राजभर के बड़बोले बयान की चर्चा समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर यूपी में अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई। आरोप है कि ज्यादातर मदरसे हिसाब किताब नहीं दे पाए, साथ ही मदरसों का हवाला कनेक्शन भी सामने आया। ऐसे में एसआईटी ने 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश कर दी है और साथ ही हवाला की रकम से मदरसों के निर्माण की आशंका भी जाहिर की। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि ज्यादातर मदरसे हिसाब किताब का ब्यौरा तक नहीं दे पाए हैं। वहीं खाड़ी देशों से भारी मात्रा में फंडिंग मिलने की जानकारी भी सामने आई, जिसमें नेपाल सीमा से सटे जिलों के 80 मदरसों में फंडिंग की खबर मिली है। अब ऐसे मदरसों को बंद करने की चर्चा जोरों पर है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे ये एक्शन चल रहा है। यूपी के मदरसों पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। एसआईटी जांच में सामने आया मदरसों का सच। उत्तर प्रदेश में है 13,000 अवैध मदरसे। उत्तर प्रदेश से सामने आया मदरसों का सच वाकई चौंकाने वाला है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे मिले हैं। 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल सीमा के आसपास के जिलों में मौजूद हैं। अवैध मदरसे जांच के दौरान हिसाब किताब का ब्यौरा भी नहीं दे पाए। मदरसों की जांच में लगी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अपनी जांच में करीब 13,000 मदरसों को अवैध पाया है और इन्हें बंद करने की सिफारिश की है। इनमें से ज्यादातर मदरसे उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से सटे जिले बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में पाए गए हैं। इन आलीशान मदरसों का निर्माण किस रकम से हुआ है, इसकी जानकारी भी मदरसा संचालक नहीं दे पाए। ये कहा गया कि चंदे की रकम से इन मदरसों का निर्माण हुआ है और ज्यादातर रकम खाड़ी देशों से आई है। क्या ये रकम खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आई, इसका भी जवाब अब तक संचालक नहीं दे पाए हैं। बड़ी बात है कि मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद यूपी एसआईटी की जांच में यह हैरान कर देने वाला सच सामने आया। जांच में सामने आया है कि इन मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। अधिकांश अवैध मदरसों की फंडिंग विदेशों से हो रही थी। इनका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं। ये जांच पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों की गई थी। खासतौर पर नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 7 जिले लखीमपुर, बहराइच, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर पर ज्यादा फोकस किया गया था, जिसके बाद 13,000 अवैध मदरसों का सच सामने आया और अब इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए।